गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि कल हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था, गंगा की कहानी। चैप्टर 12 है, एनसीईआरटी हिंदी, क्लास 5 का, वीणा बुक से है ये। और ये इसका लास्ट चैप्टर है। तो हमने ये कहानी तो पढ़ ली थी, अब आगे आइए, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सबसे पहले है बातचीत के लिए। आप देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इनमें दिखाए गए पानी के स्रोत का नाम बताइए। मतलब पानी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। अब जैसे ये ग्लेशियर है, ये है नदी, इसका स्रोत है नदी, झरना। ओके, एंड ये यहाँ पे ग्लेशियर दिख रहा है, ग्लेशियर। ये है कुआं। ओके, एंड ये है हैंडपम्प और ये है तालाब। ओके, अब देखिए नंबर 2। तो ये तो क्या है, पानी के जल स्रोत हैं। ओके, 2 देखिए, आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदी या नदियाँ बहती हैं। जैसे आप लोग बताइए, हमारे घर के आसपास से गोमती नदी बहती है। क्या आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी फेमस नदी बहती है? तो आप बताइए। ठीक है, 3, आपके घर में पानी कहाँ से आता है। जैसे हमारे वहाँ तो पाइप से आता है, नल से आता है। आप कहाँ से लाते हैं? कुएं से लाते हैं, हैंडपम्प से लाते हैं, या नदी से लाते हैं, या कोई और जल स्रोत है? बताइए। 4 देखिए, आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अब बताइए कैसे आप नदी को प्रदूषित होने से बचाएंगे। सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है कि नदियों में बिल्कुल भी कूड़ा नहीं डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा, नदियों में कभी भी कपड़े नहीं धोने हैं। अगर नदी से कपड़े धोने भी हैं तो अलग से किनारे धो दो उसके, जहाँ मिट्टी में, वो पानी को मिट्टी में डाल दो, मिट्टी अपने आप फिल्टर करके उस वाटर को देन अगेन रिवर में डाल देगी। ओके, तो ऐसा हमने नदी को बचाने के लिए करना है। ओके, अब देखिए पार्ट से, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर जल की बूंद का चित्र बनाएं। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। क, मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? अब बताइए। ये आया है गंगा माता के लिए। ओके, 2 वाला सही। ख देखिए, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस और लोगों का ध्यान गया। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात कही गई है? बताइए। नगर। अब बताइए, गंगा में प्रदूषण की ओर, गंगा के चमकीले रंग की ओर, गंगा जल की पवित्रता की ओर, गंगा की धाराओं की ओर, और गंगा जल के प्रदूषण की ओर है। ठीक है, गौ देखिए, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? कारखानों और नगर द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट से, यस। कारखानों के धुएं से, नो। नदी और तालाब में स्नान करने से, यस। तेज आवाज में भौंपू बजाने से, नो। इसमें हो जाएगा फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, हमें नदियों में स्नान भी नहीं करना चाहिए कायदे से। और अगर हमें नदी में कभी भी, कोई भी नदी में स्नान भी करना है तो हमें साबुन का प्रयोग तो कतई ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ख देखिए, जहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का भाव है एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना, विपरीत दिशा की ओर बहना, 2 धाराओं में बढ़ जाना, 2 धाराओं का मिलकर बहना। एक से अधिक नदियों का संगम। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला इसका राइट। 2 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के नाम। अब आप बताइए। हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, भागलपुर, कानपुर, कलकत्ता। ठीक है, इतने सारे और भी बहुत सारे नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ये तो कुछ मेन मैंने बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे गांव, शहर बसे हैं। ठीक है, ख देखिए, गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों में से गंगा को क्या हानि हुई? गंगा नदी को यही हानि हुई उन नगरों से, क्योंकि नगरों का सारा जितना भी अपशिष्ट था, जितना भी विषैला जल था, दूषित जल था, वो सब गंगा नदी में मिला दिया गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। गौ, कुंभ का मेला कब कब और कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला, हर 12 वर्ष में। और फिर हर 12 वर्ष में हरिद्वार में भी लगता है, हर 12 वर्ष में नासिक में भी लगता है। ठीक है, थर्ड देखिए, फोर्थ सॉरी, घ,
गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। उपयुक्त वाक्य से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर चांदी जैसा चमकीला रूप से क्या तात्पर्य? एकदम साफ, स्वच्छ, एकदम क्लीन वाटर। ठीक है। काशी पहुंचते पहुंचते रंग, गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें को हम मनुष्य उसको प्रदूषित कर देते हैं। उसके जल में हम लोग बहुत ज़्यादा गंदगी मिला देते हैं, जिस कारण गंगा नदी का जल क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। ओके। थर्ड देखिए, पाठ के आधार पर सही कथन के आगे का और गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाए। सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाए। गंगा नदी के किनारे कई तीर्थ स्थान है। यस। गंगा नदी का जन्म अरावली की गोद से हुआ। नो। कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है। यस। गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। यस। पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती। नो, 2 धाराएं हो जाती, एक पद्मा एक हुगली। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली हमारे देश में रहती है। ठीक है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं और सुंदरबन का बहुत विश्व का सबसे मोस्ट फेमस डेल्टा बनाती हैं। ओके। ठीक है। तो ये भी है रॉन्ग। ओके। तो ये क राइट है, ख रॉन्ग है, ग और घ भी राइट है और ङ भी क्या है? रॉन्ग। ओके। अब आइए मिलान कीजिए। स्तंभ क से स्तंभ ख का मिलान कीजिए। बहुत सिंपल है। गंगा का उद्गम गौमुख, औद्योगिक नगर कानपुर, देवप्रयाग, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। बांग्लादेश पद्मा नदी, तीर्थ स्थान वाराणसी। बस इसमें इतनी है। ओके। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ओके। आइए अब आगे आइए नेक्स्ट। भाषा की बात। इस वाक्य को पढ़िए। ठीक है। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का रूप है। निम्नलिखित शब्द वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक है। होने का ही एक क्रिया का एक रूप है, होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित होते। आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना होता। यह काम कल ही हो ना था परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया। ओके। तो ये हैं इसके आंसर। ये सारी कितनी, ये सब क्या है? होने शब्द की क्रियाओं के रूप हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2। पाठ में हिमालय शब्द हिम प्लस आलय शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, देव प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, मेघ प्लस भोजन प्लस आलय भोजनालय। अच्छा, आलय शब्द से बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे हो जाएगा देवालय, विद्यालय, मेघालय, भोजनालय। ठीक है। ओके। बस इसमें नहीं, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। नीचे नदी, गंगा नदी के दृश्य के कुछ शब्द लिखे गए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखिए। आपने एक पैराग्राफ लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। अब शब्द हैं जल, निर्मल, गौमुख, औद्योगिक, शांत, प्रसिद्ध, जल, चमकीला, नगर, तीर्थ, तट, हिमालय। अब देखिए, अब ऐसे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखेंगे? गंगा नदी का जल बहुत ही पवित्र और निर्मल है। इस गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है वो गौमुख से है और वहाँ से निकलकर गंगा नदी मैदानों की ओर आती है और मैदानों में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और मैदानों में आकर गंगा नदी का पानी एकदम शांत हो जाता है और गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। इसके तट पर बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है। और गौमुख से जब गंगा नदी का पानी निकलता है उस वक्त वो बहुत चमकीला और बिल्कुल सफ़ेद रहता है, लेकिन शहरों में आते आते गंगा नदी का पानी दूषित हो जाता है। और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके आप एक अच्छा सा अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ओके,
फोर्थ देखिए, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कर में लेखनी है। ओके, कर मतलब हाथ से है शायद यहाँ। यहाँ पहले वाक्य में कर शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में है, दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ हाथ है। कर का एक अन्य अर्थ टैक्स भी होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग वाक्यों में प्रयोग के कारण एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में या पाठ्य पुस्तक में अन्य स्रोतों में ऐसे शब्दों की सूची तैयार कीजिए। आप भी कहीं से भी ऐसे शब्दों को खोजिए जिसके एक से ज़्यादा अर्थ है। ठीक है। समझ और अनुभव गंगा नदी का के साथ तीर्थ स्थलों से जुड़ने के कारण हो सकते हैं। गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों के जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। बहुत सारे संत महात्माओं ने उसी के तट पर बैठकर बहुत तपस्या की, इसलिए। 2, यदि नदियां दिन प्रतिदिन दूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पीने के लिए स्वच्छ जल ही कहाँ से मिल पाएगा फिर, है ना। 3, पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आश्रय है? जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने बसे होते हैं, उस नगर को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती है। ओके। कलाकारी, नीचे दिए गए जल संरक्षण विषय का एक चित्र दिया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर जल संरक्षण का उपाय सुझाइए। आप ऐसे एक तालाब बना दीजिए अपने घर के आसपास खाली जगह पे, उसमें नदी का जल आराम से संरक्षित हो जाएगा। गंगा से बातचीत, गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देख दुखी है। यदि आपको कभी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो आपकी क्या बातचीत होगी? हेलो गंगा नदी, प्रणाम। गंगा नदी बोलेगी कैसे हो बच्चों? आप बोलेगी जी बिल्कुल अच्छे हैं। गंगा नदी बोलेगी मेरा पानी पिया क्या आपने? आप बोलोगे हाँ हाँ क्यों नहीं। पुस्तकालय, अन्य स्रोत, विद्यालय के पुस्तकालय, अभिभावक, अन्य स्रोतों से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए। साथ ही यह भी पता कीजिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है और उनके किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता कीजिए। इसके लिए आप पुस्तकालय, शिक्षकों, अभिभावकों, अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। गगनयान, कक्षा में अध्यापिका का प्रवेश, सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। सभी विद्यार्थी सुप्रभात। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 में हमने चंद्रयान को जाना और कक्षा 4 में आदित्य एल के साथ सूर्य से भेंट कर आए। आशा है कि ये दोनों यात्राएं आप लोगों को आनंदमयी लगी होंगी। अध्यापिका कहते हुए मुस्कुराती है। शर्मिला जी अध्यापिका जी, मैंने तो कल्पना में अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया। कुछ विद्यार्थी सच, हमें भी दिखाओ। कक्षा में बातचीत होने लगती है। अध्यापिका क्या बात है? अपना टैब चालू करते हुए कहती है आज भी हम एक अनोखे यान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस नए यान के बारे में जानेंगे? साधना अध्यापिका जी, क्या यह तारायान के बारे में जानेंगे? राकेश शायद बादलयान। दीक्षा, मेरे मन तो कहता है आप शनियान की बात करने वाली हैं। सान्या, और मेरा अनुमान है कि मंगलयान की बात होने वाली है। मनोहर अध्यापिका जी, मुझे लगता है शुक्रयान की बात करेंगे। अशरफ, और मुझे लगता है कि आप आकाशयान के बारे में बताएंगी। मैं गर्मियों में जब रात को घर की छत पर सोने के लिए लेटता हूँ तो देर तक आकाश की ओर देखता रहता हूँ। गाँव में तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ये देखिए क्लास में सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं मैडम के साथ, है ना। अध्यापिका, बहुत सुंदर कही अशरफ। रत्ना उत्साह से, अध्यापिका जी, मैं जब बादल देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि उन पर चढ़कर पूरे आकाश की यात्रा कर रहा हूँ। अध्यापिका, लगता है आप सब बच्चे सभी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं, पर आज हम जिस यान की बात करने वाले हैं उसका नाम है गगनयान। ठीक है, अशरफ का अनुमान लगभग सही था। तो बताइए, तैयार हैं आप जानने के लिए? विद्यार्थी उत्साह ऊर्जा से, जी हाँ। आप भी तैयार हैं? डोलमा, अध्यापिका जी, मेरा मन तो करता है कि कई प्रकार के यानों के बारे में जानूं। और सतविंदर, अध्यापिका जी, इसका मन तो यह भी करता है कि यह सब यानों में बैठकर दूर दूर तक घुमाए। कुछ बच्चे हंसते हैं। अध्यापिका हंसते, अच्छा यह बात है, हो सकता है आप में से कोई वैज्ञानिक बने और किसी यान में बैठकर जाए। संदीप, अध्यापिका जी, मैंने गगनयान के बारे में अभी कुछ नहीं सुना है। सभी विद्यार्थी, हमने भी गगनयान के बारे में कभी नहीं सुना। अध्यापिका, बच्चों, हमारे देश के वैज्ञानिक इस यान के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आशा है कि यह मिशन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साधना, अध्यापिका जी, यह
गगनयान क्या करेगा? विजय, अध्यापिका जी गगनयान हमें आकाश में घुमाएगा क्या? अध्यापिका, नहीं बच्चों, गगनयान हमें संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा। इसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। पीटर, अध्यापिका जी मनुष्य तो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुका है और जा रहा है, मेरी माता जी ने मुझे बताया था। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, किंतु गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ठीक है। सान्या, अच्छा, यह भारत का पहला यान होगा जो मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अध्यापिका, बिल्कुल सही। यदि भारत ने सफलतापूर्वक गगनयान तैयार कर लिया तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब भी खुले आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर पाएंगे। मुस्कुराती है और यह सुनकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। अशरफ, अध्यापिका जी गगनयान में सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका, गगनयान मिशन 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण मानव रहित होंगे तथा तीसरा चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। साधना, तो क्या पहले चरण में खाली यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? अध्यापिका, नहीं, पहले चरण में व्योम मित्र को अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा। मनोहर, ये व्योम मित्र कौन है अध्यापिका जी? अध्यापिका, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने व्योम मित्र का नाम ह्यूमनॉइड रोबोट माना है। इसे गगनयान मिशन के अंतर्गत पहले चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुनकर चकित हो जाते हैं। दीक्षा, अध्यापिका जी व्योममित्र रोबोट अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा? अध्यापिका, व्योममित्र अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा, सुरक्षा की जांच करेगा, अंतरिक्ष यान प्रणाली पर नजर रखेगा ताकि सब अंतरिक्ष यात्री वहां जाएं तो उन्हें अधिक पीटर, अध्यापिका जी अंतरिक्ष में तीसरे चरण में कितनी यात्राएं जाएंगी? अध्यापिका, गगनयान मिशन के तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। उन्हें अंतरिक्ष में भेजने से पहले अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राकेश, आश्चर्य से, इस प्रशिक्षण में उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा? वहाँ तो चलने के लिए भूमि भी नहीं होगी, खाने के लिए घर का भोजन भी नहीं होगा, वे लोग कहाँ कैसे रहेंगे? अध्यापिका हंसती है, इस प्रशिक्षण में 3 यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में रहने का कौशल सिखाया जाएगा। दीक्षा, अध्यापिका जी गगनयान कब अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका, इसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अगले वर्ष से जब आप नई कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे तब गगनयान भी अपनी कक्षा में संभवतः स्थापित हो चुका होगा। ओके, इसे भी जानिए। ये देखिए, ये क्या है? लोगो एआई का लोगो है। ओके, आजकल आप लोगों ने एआई का नाम बहुत सुना होगा। इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा कहा जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों में मानवीय सूझबूझ की प्रणाली को डाला जाता है। इसी टेक्निक के कारण नई मशीनें किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती हैं। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता या कहानी भी रच सकती हैं। और यह है ना अद्भुत। आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावक, अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में पता कीजिए। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी अथवा कविता अपने शब्दों में लिखिए। आपने यहाँ पर लिखना है अपने मन से, यह कविता, कहानी या कुछ भी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये आपके लिखने के लिए दिया है। ओके, अब इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं सारे शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। अब ये बुक होती है हमारे यहीं पे कंप्लीट। अभी तक हम लोगों ने कर लिया है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6 की हिंदी की NCERT बुक है। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।